Welcome class 8th in our today's SST class. Students, in our SST classes, as you all know, we are discussing history chapter 2nd from trade to territory. And in this chapter we have explained many things. We have discussed about the East India Company and first trading factory of East India Company, कोलकाता। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मोनोपोली मिलता है चार्टर के थ्रू, क्वीन एलिजाबेथ ने उनको राइट दिया कि वो ईस्ट में हमारे ईस्ट इंडिया के साथ आकर ट्रेडिंग रिलेशन बना सकते हैं। देन हमने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सबसे पहले फैक्ट्री बनाई, इस्टेब्लिश किया अपने पावर को। खुद के प्रोटेक्शन के लिए को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को फोर्टिफिकेशन के थ्रू और सेल्फ आर्मीज़ को वहाँ पर मेंटेन करके, अपॉइंट करके अपने प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारा वर्क किया। साथ ही साथ हम ये देख रहे थे कि कैसे उस टाइम पर मुग़ल जो एम्पायर था, मुग़ल रूल चल रहा था उस टाइम पर इंडिया के अंदर, जहाँ पर उस जगह पर जो प्रोविंसेस उस टाइम पर होते थे, जो स्टेट्स हैं, यानी हमारा जो कोलकाता है, वो रूल किया जाता था नवाब्स के द्वारा। हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। वो टैक्स फ्री ट्रेडिंग करना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं कई बार हमारे उस टाइम के जो नवाब्स थे उनके पॉलिटिकल मैटर्स पे, पॉलिटिकल अफेयर्स पे भी इंटरफेयर कर रहे थे। कई बार वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिमांड्स कर रहे थे, जिसके वजह से हमारे नवाब्स और उनके बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर डिस्प्यूट्स होती रहती थी। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की कहानी। हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट हुआ उस पूरे डिस्प्यूट का, जो डिमांड्स हमारे नवाब्स कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के साथ, और ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ डिमांड्स लेकर खड़ी हुई थी हमारे नवाब्स के सामने। होता क्या है, किन की डिमांड्स फुलफ़िल होती हैं ये, और किस तरीके का रिज़ल्ट आता है इस तरीके के एक कॉन्फ्लिक्ट का, आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे, उसका रिज़ल्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी। आइए पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। हमने पढ़ा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो रही थी तो उस टाइम पर कलकत्ता का, यानी बंगाल का जो नवाब था, वो उस टाइम पर मुर्शीद अली खान था। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ मुर्शीद अली खान चेंज होते हैं। सेकंड नवाब हमारे वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला, ये नेक्स्ट हमारे नवाब बनते हैं। ठीक है, बारी बारी से तीनों ही नवाब के टाइम पर डिमांड्स ईस्ट इंडिया कंपनी की सेम ही थी। वो बार बार मांग रहे थे कि हमें टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने दिया जाए, हमें खुद के कॉइन्स चलाने दिए जाए, खुद की करेंसी हम यहाँ पर चलाना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो कुछ पॉलिटिकल मैटर्स पर कुछ डिसीजंस जो कि उस टाइम पर नवाब्स लिया करते थे, वो उनको उनके डिसीजंस में भी इंटरफेयर कर रहे थे, और वो चाहते थे कि उनके बताए हुए आइडियाज़ के बेसिस पे नवाब्स रूल करें। ठीक है, तो ये चीज़ें लगातार चलती आ रही थी मुर्शीद अली खान के टाइम पर भी, अलीवर्दी खान के टाइम पर भी, और सिराजुद्दौला के टाइम पर भी। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी नवाब ब्रिटिश लोगों की इन डिमांड्स को नहीं पूरा कर पाया। वो हमेशा से मना करते आए, और उन्होंने बार बार कहा कि ये आप एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो सिर्फ यहाँ पर आपका जो भी आपकी ड्यूटी है या जो भी आपका वर्क है वो सिर्फ ट्रेड तक ही लिमिटेड है। सिर्फ आप ट्रेड करिए और दूसरी चीज़ों में दखल अंदाजी मत कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उस टाइम पर अपनी पावर्स को और एक्सपेंड करना चाहती है। वो चाहती थी कि सिर्फ ट्रेडिंग तक ही उसका कंट्रोल ना हो, बल्कि आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी वो कंट्रोल करे। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उस टाइम पर सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला नाराज़ हो जाते हैं। सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि बार बार जब मना किया जा रहा है कि आप फोर्टिफिकेशन स्टॉप करिए, लगातार वो अपने जो फैक्ट्रीज उन लोगों ने बनाई थी उसके एरियाज़ को और एक्सपेंड करते जा रहे थे, और दूर दूर तक के एरिया को बाउंड्री के अंदर लेते जा रहे थे, और अपने फैक्ट्री को एक्सपेंड करते जा रहे थे। और वो किसके लैंड पे कर रहे थे, हमारे इंडिया के लैंड पे, जो कि नवाब की अनुमति के बिना उसे पूछे हुए ये काम हो रहा था।
तो उसको स्टॉप करने के लिए बार बार कहा जा रहा था, सिराजुद्दौला बार बार कह रहे थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मान रही थी, जिससे सिराजुद्दौला बहुत गुस्से में थे। साथ में जब भी कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग्स, पॉलिटिकल अफेयर्स हो रहे थे, वो उसमें भी अपने बातों को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते थे, मनवाने की कोशिश करते थे। साथ में रेवेन्यू जो टैक्सेस हैं उसको भी सिराजुद्दौला का कहना था कि उसको टाइमली पे करिए और जो भी अमाउंट है, जो भी परसेंट है, उसके हिसाब से करिए। पर हमेशा इन सब चीज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे रहती थी और कुछ भी इस तरीके के काम नहीं कर रही थी, जिसका रिजल्ट हुआ कि सिराजुद्दौला ने, ठीक है, उस टाइम पर क्या किया सिराजुद्दौला ने, जो हमारे नवाब है उस टाइम पर सिराजुद्दौला, इन्होंने 30,000 सोल्जर्स के साथ ये काशिम बाजार नाम का एक प्लेस है, काशिम बाजार, ठीक है, वो वहाँ गए और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बनी हुई थी, ठीक है, जहाँ पर वो हमेशा फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं और वहाँ पर वॉर जो भी बहुत सारी सामग्री रखी हुई है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो वो इंडिया से लेकर जाते थे, वो सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है। कई सारी फैक्ट्रीज भी वहाँ पर बनी हुई थी। तो अब हमारे नवाब सिराजुद्दौला जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे, उन्होंने 30,000 अपने सोल्जर्स को लिया और इंग्लिश फैक्ट्री जो कि काशिम बाज़ार में है वहाँ पर गए और वहाँ जाने के बाद इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक किया। इन्होंने कहा कि भाई हमारी डिमांड क्यों नहीं मान रहे हो और फिर क्यों, तुम्हारा राइट ही क्या है, तुम एक ट्रेडिंग कंपनी हो, हम यहाँ के नवाब हैं, हमारे पॉलिटिकल रूलर जो भी पॉलिटिकल पावर है इस जगह पर वो मेरे हाथ में है, फिर तुम मेरे कंट्रोल में होने चाहिए और तुम हम लोगों को ही कंट्रोल करना चाहते हो। तो इन सभी बातों को लेके वो काशिम बाज़ार जाते हैं और काशिम बाज़ार में जाके इस तरीके से वो अपने सोल्जर्स के साथ 30,000 सोल्जर्स के साथ वहाँ पर अटैक करते हैं। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर तो काशिम बाज़ार की फैक्ट्रीज को उन्होंने बंद करा दिया, जो शिप्स वगैरह में सामान जा रहा था उसको भी उन्होंने ब्लॉक करा दिया, रोकने की कोशिश कर दी और कहा कि अब ऐसा कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं रहेगा अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ, क्योंकि आप ट्रेडिंग से बाहर, अपने लिमिटेशन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि ये आगे बढ़ते हुए कलकत्ता, मेन जो कलकत्ता था उस टाइम पर, उस प्लेस पर जहाँ पर इनके और ऑफिसर्स रहा करते थे, वो वहाँ पर भी गए और उन्होंने वहाँ पर भी उनके ऊपर अटैक किया। कौन कर रहा था ये सब, अब हमारे जो नवाब हैं सिराजुद्दौला और उनके 30,000 सोल्जर्स, ये सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे थे। अब क्या होता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पर प्रिपेयर तो थी नहीं किसी भी तरह के वॉर को लेकर, किसी उसे तो मेंटली उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि किसी भी तरीके से सामने के पार्टी की तरफ से, इंडिया की तरफ से, नवाब की तरफ से कोई भी अटैक किया जाएगा, तो वो तो बहुत प्रिपेयर नहीं थे उस टाइम पर। और 30,000 सोल्जर्स अचानक से सामने आ जाना का मतलब था कि ब्रिटिशर्स थोड़े से डिस्टर्ब हुए, लेकिन ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा देर तक नहीं चली। अब क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, इनकी फैक्ट्री के कई ब्रांचेस थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगहों पे इस्टेब्लिश हो रही थी, तो एक ब्रांच इनका मद्रास में भी था उस टाइम पर। मद्रास में इनका जो कंपनी है, मद्रास में वहाँ पर जो वो थे, मतलब उस टाइम पर जो आर्मी थी और ट्रूप था मद्रास में, क्योंकि सभी जगह पर इनके आर्मी से ट्रूप्स रहते थे, क्योंकि हमने बताया था कि इनको डर लगा हुआ होता था कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे, जो यूरोपियंस, अदर यूरोपियन कंट्री से आए हुए ट्रेडर कंपनीज थी, है ना, ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे पोर्टुगीज़ लोग थे, फ्रांस के लोग थे, साथ में डच लोग भी थे, है ना, तो ये इनके कॉम्पिटिटर्स जो लगातार चाहते थे कि ट्रेड वो करे और इसके लिए वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो जहाँ जहाँ पर भी इनके फैक्ट्रीज बने हुए थे वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन के लिए ये एक मिलिट्री को, एक आर्मी को बना के चलते थे और इसीलिए फोर्टिफिकेशन भी करते रहते थे। तो वहाँ पर मद्रास में जो था उस टाइम पर, तो मद्रास में कमांडर उस टाइम पर जो था उनके ट्रूप का, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब जब कलकत्ता में सिराजुद्दौला ने अटैक किया हुआ है, तो यहाँ के लोग अपने आप स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलकत्ता से रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया, सॉरी मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव को अपने पूरे टीम के साथ, अपने पूरे ट्रूप के साथ बुलाया गया और कहा कि आइए और हम लोगों की मदद करिए, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ नेगोशिएशन किया, बातचीत की कि आप चाहते क्या हैं, बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर चलिए आपकी थोड़ी सी बातों को हम मानते हैं, आप हमारी इन बातों को भी मानिए, और इस तरीके से आपस में
ट्रीटी करने की, समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। पर सिराजुद्दौला को इनकी बातें फिर भी नहीं पसंद आ रही थी। सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं, हम आपकी किसी भी कंडीशन को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वो डिमांड कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ का पॉलिटिकल पावर मेरे हाथ में है, मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे टेरिटरी के अंदर, मेरे प्रोविंसेस के अंदर, मेरे स्टेट के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, है ना। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बार बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव की बात को नहीं मानते हैं तो क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में वॉर होता है, बैटल होती है, एक अच्छी खासी लड़ाई होती है। और वो बैटल जो है वो कहाँ पर हो रहा है, वो प्लासी नाम के प्लेस पे हो रहा था। इसलिए इस बैटल को जो सबसे पहला बैटल है, एक तरीके से हम कहेंगे, जो सबसे पहली लड़ाई है ब्रिटिशर्स और हमारे इंडियंस के बीच की, जिसका नाम बैटल ऑफ प्लासी है। प्लासी उस प्लेस का नाम इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर एक टाइप का फ्लावर होता है, पलास बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो पलास जो है वो यूज़ किया जाता है, कलर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। अभी भी जो गुलाल नेचुरल कलर बनाए जाते हैं, रेड कलर के, गुलाबी कलर के, जिनसे होली भी खेली जाती है, वो पलास के फ्लावर से बनाई जाती है। और वो उस प्लेस पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, इसलिए वो प्लेस जो है वो पलाश या पलाशी नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो वही पलासी से प्लाशी वर्ड बना हुआ है। अब इस प्लेस पे जहाँ पर प्लासी जिस प्लेस का नाम है वहाँ पर ये बैटल हो रहा है, इसलिए इस पूरे बैटल को बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। अब क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी हो रही है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ। हमारे ब्रिटिश के तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो है उसके तरफ से जो कमांडर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वाज द कमांडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, ठीक है, उनके साइड से था। सिराजुद्दौला के साइड से जो उनके आर्मी का कमांडर था उसका नाम था मीर जफर, ठीक है। मीर जफर या मीर जाफर भी बोलते हैं, जाफर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के साइड से जो आर्मी है उसका कमांडर मीर जाफर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से जो आर्मी है उसका कमांडर रॉबर्ट क्लाइव है। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक ट्रिक खेली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक थोड़ी सी चालाकी दिखाई। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि पहले ये इंग्लिश कंपनी का कमांडर हमारे नवाब के कमांडर के पास गया, मीर जाफर के पास गया और एक सीक्रेट बात कही। उसने कहा कि सारा जो वॉर है, सारा जो बैटल है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही है ना। तुम कमांडर हो, तुम जैसा कमांड करोगे तुम्हारी जो आर्मी है वो वैसा ही रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। और उसी के बेसिस पे तुम इस पूरे बैटल को जीत भी सकते हो। लेकिन जीतने के बाद तुमको क्या मिलेगा, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम क्या चेंज हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, तब भी तुम कमांडर के कमांडर ही रहोगे, है ना, कोई तुम्हारी पोजीशन में तो चेंज नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर इस वॉर को तुम हार जाओ, जानबूझ के हार जाओ, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। क्योंकि उस टाइम पर नवाब कौन है, सिराजुद्दौला है। लेकिन सिराजुद्दौला को अगर सिराजुद्दौला के हारने की जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरीके से बेस्ड किस पे है, उनकी आर्मी के ऊपर। और आर्मी किसके इंस्ट्रक्शंस को, किसके कमांड्स को मानेगी, मीर जाफर के कमांड्स को मानेगी, है ना। तो अगर मीर जाफर कुछ ऐसे कमांड्स दे दे कि आर्मी ठीक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव या और ईस्ट इंडिया कंपनी को फेस ना कर पाए, तो वॉर में सिराजुद्दौला हार जाएगा और सिराजुद्दौला नवाब की पोजीशन से हटा दिया जाएगा और वहाँ पर मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ऐसा प्रपोजल रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के सामने दिया, ठीक है। तो मीर जाफर को भी लगा कि ठीक है, अगर हम वॉर जीत भी जाते हैं तो हम तो कमांडर ही रहेंगे, हमारे लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो मेरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि अब हम नवाब बन पाएंगे, यानी हम प्रोमोटेड हो जाएंगे। एक आर्मी में कमांडर होना एक अलग बात है और नवाब बनना तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो हमारे पास फाइनेंशियल पावर भी आ जाएगी, जो भी इनकम वगैरह, टैक्सेस वगैरह फार्मर्स से, पीजेंट से, डेली एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों से जो मिलनी थी वो सब कुछ भी हमें मिलने लगेगी, सारे डिसीजंस हम खुद लेंगे। तो ये लालच मीर जाफर को बहुत अच्छा लगा। मीर जाफर ने कहा कि ठीक है रॉबर्ट क्लाइव जी, हम आपकी बातों को मानते हैं और अब हम आपके ही अकॉर्डिंग बैटल में जाएंगे। अब क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव इधर से लीडरशिप कर रहा है, मीर जाफर सिराजुद्दौला के साइड से लीडरशिप कर रहे हैं और सिराजुद्दौला जानबूझ के वॉर को हार गए और वहाँ
मीर जाफर जानबूझ के उस पूरे वॉर को हार गए। और हार जाने के बाद क्या होता है कि जब कोई भी टीम हार जाती है तो सेकंड साइड से जो पावर होती है वो जीती हुई पार्टी के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है, सिराजुद्दौला के हारने के बाद रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे प्रॉमिस किया था कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, अब मीर जाफर कलकत्ता का या बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना सब कुछ। मीर जाफर बन गया। अब रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लग रहा है कि हमने ही क्योंकि मीर जाफर को अपॉइंट किया है, इसलिए अब तक अब वो भले ही नवाब के पोजीशन पर है, पर जैसे अभी तक हम लोगों का काम जैसे हम लोग जिस तरीके से करना चाहते थे उस चीज़ों को करने में रोकने के लिए नवाब बार बार खड़े हो जा रहे थे। नवाब बार बार रोक रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन इस बार तो नवाब हमारा ही पर्सन बना हुआ है, हम ही ने इनको बनाया है, तो अब ये हमारे काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। अब ये एक तरीके से पपेट बन जाएंगे। ठीक है, पपेट यानी कठपुतली बन जाएंगे, जिनको हम जैसा चाहेंगे वो खुद वैसा ही करेंगे क्योंकि हमने उनको अपॉइंट किया है। लेकिन मीर जाफर जब पोजीशन पर पहुंचता है तो उसे लगने लगता है कि नहीं, मेरे हाथ में पॉलिटिकल पावर है तो मैं कुछ डिसीजंस तो अपने हिसाब से भी लूंगा। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से मीर जाफर यानी वहाँ के नवाब से, नए नवाब से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमें टैक्स में कंसेशन चाहिए, हमें पॉलिटिकल राइट्स भी बहुत सारी चाहिए, हम अपने खुद के कॉइन्स चलवाना चाहते हैं, हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा रोल प्ले करना चाहते हैं, और बहुत सारी दूसरे डिमांड्स बताना शुरू किया। मीर जाफर ने उनकी कुछ डिमांड्स को माना, सारी डिमांड्स को नहीं माना। उन्होंने कुछ चीज़ों को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, एक नवाब होने के नाते मैं इन चीज़ों की अनुमति आपको नहीं दे सकता, आप ये काम नहीं कर सकते। अब ब्रिटिशर्स को फिर लगा गुस्सा, उन्हें फिर लगने लगा कि अरे ये इस पर्सन को तो हमने ही अपॉइंट किया और ये हम ही से क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो इसको उठाओ और किसी और को बैठाओ, ऐसे पर्सन को यहाँ पर अब नवाब की पोजीशन पर लाना है जो हमारी बातों को माने। अब इन्होंने मीर जाफर को भी हटा दिया। ठीक है, मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को अपॉइंट कर दिया। एक नया नवाब अपॉइंट किया गया, मीर कासिम। ठीक है, अब क्या होता है कि मीर कासिम जो है ये नेक्स्ट नवाब बन गया। ठीक है, इसको भी बिना किसी वॉर के, बिना किसी बैटल के डायरेक्ट अपॉइंट किया गया। पावर में आने के बाद मीर कासिम ने क्या किया, इसने भी अपने पॉलिटिकल पावर्स का यूज़ करना शुरू किया। इसने भी बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप अपने कंट्रोल के बाहर मत जाइए, आप अपने लिमिटेशन से ज़्यादा की चीज़ें मत करिए, आप वही काम करिए जो जितना आपके पावर में है ना। रुकावट लाना शुरू कर दिया मीर कासिम ने भी। फिर इनको बुरा लगने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन्होंने कहा कि अरे ये तो फिर से वही बातें हो रही हैं, फिर से ये जो नवाब है हम ही से क्वेश्चनिंग कर रहा है, हम ही ने इसको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो अब इस बार क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर से फिर से बातचीत करती है, और मीर जाफर को भी लगने लगा कि अगर हम इनकी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है, तो जैसे इन्होंने एक बार हमको पोजीशन से हटा दिया, नेक्स्ट फिर से हमको हटा देंगे। अगर ये हमें फिर से मौका दे रहे हैं कि आओ फिर से नवाब बन के बैठ जाओ और हम लोग जैसा कहते हैं वैसा ही रूल करो, तो मुझे मान लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे कि जैसे नहीं माना मैंने तो इन्होंने ही अपॉइंट किया था, इन्होंने ही हमको हटवा दिया, वैसे ही फिर नेक्स्ट करेंगे। तो अगर ये मीर कासिम को हटा के हमें फिर से मौका दे रहे हैं तो हमें इनकी बातों को मान जाना चाहिए, इसी में मेरी भलाई होगी, कुछ तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इधर मीर जाफर से बातचीत भी चल रही थी और इधर मीर कासिम ने लगातार मना करना शुरू किया कि वो अपने पॉलिटिकल पावर को इनके हाथ में नहीं देगा, कंपनी के हाथ में नहीं देगा। अब इस पूरे उस चक्कर में, इस पूरे डिस्कशन के चक्कर में होता क्या है कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फिर से एक बैटल हो जाता है। ठीक है, मीर कासिम बहुत एग्रेसिव है, वो बिल्कुल बात नहीं मानना चाह रहा है, सुनना नहीं चाह रहा था कंपनी का, और कंपनी ने इसीलिए मीर कासिम के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ दिया, शुरू कर दिया, और वो वॉर जो है वो बक्सर नाम के प्लेस पे हो रहा है, इसलिए उस वॉर का नाम बैटल ऑफ बक्सर है, जो कब लड़ा गया, 1764 को लड़ा गया। ठीक है, समझ रहे हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है किनके बीच में, मीर कासिम जो कि अपॉइंटेड है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही नवाब के पोजीशन पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच में बैटल हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि
मीर कासिम हार गया। ठीक है, मीर कासिम हार गया, नवाब फिर से हार गया। और अब जैसे कि पहले से ही बात हुई थी कि मीर जाफ़र को फिर से मौका दिया जाएगा, और मीर जाफ़र भी रेडी था उनकी सारी बातों को मानने के लिए, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं इन लोगों के सामने कमज़ोर हूँ और मुझे नवाब की पोजीशन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फेस करके, लड़ाई करके, सामना करके, जीत करके तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो अब मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। अब क्या चेंज हो जाता है इसके बाद से, मीर जाफ़र ने प्रॉमिस किया कि वो कंपनी को हर महीने 50,000 रुपीज़ देगा। ठीक है, वो क्यों देगा? क्योंकि उसको उस पोजीशन पर बैठाया गया है, और बाकी जो राइट्स हैं, जैसे दूसरे तरीके के और टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट्स हैं और सारी चीज़ें जो अभी तक नवाब करते थे, तो वो सारी राइट्स तो मीर जाफ़र के ही हाथ में है। तो उनके थ्रू जो इनकम आएगी वो मीर जाफ़र को ही मिलेगी, और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको वो पोजीशन दी है, इसलिए वो कुछ अमाउंट में जो है वो पैसे कंपनी को देगा। ठीक है, और वो अमाउंट तय किया गया 50,000 पर मंथ। ठीक है, अब ये 50,000, ठीक है, ये 50,000 जो है वो हर महीने देना है। पर ये अभी हमारे मीर जाफ़र तो इनको पे कर रहे थे कंपनी को लगातार, पर कंपनी को वो चीज़ें कम लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये अमाउंट और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खर्चे हैं, तो हमें और पैसा दें, हमें और ज़्यादा जो भी यहाँ पर मंथली वो दे रहे थे वो और ज़्यादा हमको दे। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये उससे ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं, पर उन्हीं में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस के साथ रूलिंग चल रही है। ठीक है, नवाब कौन है लास्ट टाइम तक? मीर जाफ़र नवाब है, और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार वर्क कर रही है। अब क्या होता है कि एक टाइम आता है कि मीर जाफ़र बूढ़ा हो जाता है और वो 1765 में डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, 1765 में वो मर गया। उसके मर जाने के बाद हमारे नवाब की जो पोजीशन है वो खाली हो गई। अब ब्रिटिशर्स चक्कर में फंस गए, उन्हें लगने लगा कि अब किसको नवाब बनाया जाए। ठीक है, लेकिन फिर उन्हें ये भी लगा कि जब भी हम नवाब बनाते हैं तो नवाब अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन मीर जाफ़र भी वही काम कर रहा था पहले जब अपॉइंट किया गया था, पर जब वो दूसरी बार आया तो थोड़े से कंट्रोल के साथ आ गया था। लेकिन अब किसी और नए पर्सन को लाएंगे तो वो पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। तो क्या करते हैं कि अब हम लोग बिना नवाब के ही रूल करते हैं, और हम में से ही कोई ब्रिटिश पर्सन को ही नवाब बना देते हैं। इन सब चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा था। तभी उन सब के बीच में क्या होता है कि हमारा जो मुग़ल एम्परर थे उस टाइम पर, जो राजा थे उस टाइम पर, औरंगज़ेब के बाद जो बन रहे हैं, उन्होंने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कंट्रोल इतना ज़्यादा है, वो इतना पावरफुल बन चुका है, और उसके सामने कोई भी नवाब की कोई भी हैसियत ही नहीं रह गई है। और लगभग हर तरह के जो भी राइट्स हैं वो नवाब पहले ही उनको दे चुके थे, है ना। जो भी टैक्स लेने का काम, 50,000 रुपीज़ देने का काम, सब कुछ जो हो रहा था वो नवाब उनको कर ही रहे थे, और ज़्यादातर चीज़ों पे कंट्रोल किसका हो चुका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हो चुका था। पर अभी कुछ राइट्स और बचे हुए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं था, और मुग़ल एम्परर ने ये सोचा कि अब ये राइट्स भी इनको दे दिए जाएं। ठीक है, तो अब मुग़ल्स ने क्या किया, 1765 में जितने भी टाइप के और राइट्स होते हैं, दीवानी राइट्स जिनको कहा जाता है बंगाल का, वो सबका सब किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे ये प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंसेस के अंदर हमने नवाब्स को अपॉइंट किया हुआ था कि वो अपने अपने प्रोविंसेस में रूलिंग सिस्टम देके एडमिनिस्ट्रेशन करें। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर कोई नवाब बचा नहीं है, नवाब की मृत्यु हो गई है, और वो उस टाइम पर मुगल्स भी बहुत कमज़ोर हो चुके थे कि वो इस तरीके की कोई भी अपॉइंटमेंट अपने साइड से नहीं कर सकते हैं, और उन्हें भी पता है कि हम कुछ और करने वाले हैं तो ब्रिटिशर्स उसका भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे ही देंगे। तो उन्होंने अब, और वो इस डर की वजह से कि ब्रिटिशर्स को से फेस ना करना पड़े हमें, उस टाइम के मुग़ल एम्परर ने दीवानी राइट्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, उनके इनकम के सोर्सेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस टाइम पर उनके पास क्या क्या इनकम, जो भी वो थे एक्सपेंसेस थे, वो सारी चीज़ें वो कैसे पूरा कर रहे थे? जब मीर जाफ़र उनको 50,000 रुपीज़ दे रहा था, उससे भी वो पूरा कर रहे थे। ठीक है,
अब जैसे ही दीवानी राइट्स मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के इनकम के सोर्सेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी चीज़ खरीदना होता था इंडिया से, तो उसके बदले में वो वहाँ से ब्रिटिश अपने कंट्री से, इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे और वो हमारे कंट्री के ट्रेडर्स को देते थे, हमारे कंट्री के लोगों को देते थे और वहीं से रिसोर्सेज खरीद के वो ले जाते थे। ठीक है, अभी तक ये हो रहा था, पर इस टाइम तक आते आते बहुत अमाउंट में गोल्ड और सिल्वर की कमी हो जाती है ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो अब उनके पास कुछ नहीं रह जाता है जिसके बदले में वो यहाँ से रिसोर्सेज को लेकर जाते। ठीक है, तो यानी उनको अमाउंट चाहिए अब कि वो किस चीज़ के बदले में यहाँ पर कुछ खरीद के ले जाएं, देने के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना। तो अब क्या किया, जैसे ही इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। अब जो ट्रेडर्स और फार्मर्स से मिलने वाले टैक्सेस थे जो अभी तक नवाब्स के हाथ में जाते थे, वो डायरेक्टली कंपनी के हाथ में आने लगा। अभी नवाब्स उन पैसों का इस्तेमाल तो करते थे सिटीजन्स की भलाई करने के लिए, पर अब इनको भलाई से तो कोई मतलब नहीं था, बस ये अब टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ भी वेलफेयर का वर्क ये नहीं कर रहे हैं। और जितने तरीके के टैक्सेस थे उनको भी इन्होंने और ज़्यादा बढ़ाया, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ सके। और उन सारी इनकम से अब इनका काम आसान हो गया। अब इनको इंग्लैंड से जाकर गोल्ड या सिल्वर लाकर उसके बदले में एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि वहाँ से जो भी टैक्सेस का अमाउंट उनको मिल रहा था वो उसी पैसे से यहाँ से चीज़ें को ले रहे थे ट्रेडर्स के पास से, और ले जाकर अपने कंट्री में बेच भी रहे हैं। ठीक है, क्या क्या और फ़ायदे हुए जब इनके हाथ में दीवानी राइट्स आए। इनके हाथ में दीवानी राइट्स आने के बाद इन्होंने कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करे, बहुत खर्च किया, और कॉटन और सिल्क खरीद कर हमारे कंट्री के पास से बहुत सारा लेकर जाने लगे, क्योंकि अब इनके पास इनकम और ज़्यादा हो चुकी है। साथ में इन्होंने अपने कंपनी के मिलिट्री को भी और आर्मी को भी बहुत मेंटेन किया। अब इन्हें भी समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अब इंडियंस क्या करने लगे हैं, हमारे अगेंस्ट भी जा रहे हैं, तो हमको अपनी आर्मी को भी लगातार मेंटेन करके रखना है, उनको वेल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा के रखना है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस और हर तरह के चीज़ें भी देते रहना है, अपडेटेड रखना है अपने आर्मी को। तो कुछ एक्सपेंसेस वो उसमें भी कर रहे हैं, और साथ साथ कंपनी के जो फोर्ट्स हैं, है ना, कंपनी अपने साइड से जो भी चीज़ें थी, क्योंकि अब पूरा का पूरा कोलकाता उनका हो चुका था, अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, वो फोर्टिफिकेशन चाहे जितना कर सकते थे, है ना। तो अब उन्होंने नए नए फोर्ट्स, नए नए ऑफिसेस, नए नए तरीके के फैक्ट्रीज बनाने शुरू कर दिए उन्हीं पैसों की मदद से। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि किस तरीके से ये ब्रिटिश कंट्री से, मतलब ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आई हुई एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो सिर्फ ट्रेडिंग करने आई थी, किस तरीके से हमारे इंडिया के एक बड़े पार्ट का पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में चला जाता है। बस यही थी सबसे पहली जीत हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की। जैसे ही उन्होंने पहली जीत हासिल की, उन्हें उनके अंदर और ज़्यादा उत्सुकता आ गया, वो और एनर्जेटिक हो गए, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब ये तो हमारे लिए बहुत आम बात है कि हम हमारे काम में, हमारी अर्निंग में, हमारे प्रॉफिट के बीच में आने वाली हर रुकावट को फेस कर सकते हैं। चाहे वो अगर कोलकाता का नवाब है, हमने उसको हरा दिया और दो बैटल लड़े और दोनों बैटल्स में हम जीत गए, तो अगर कहीं और भी कोई रुकावट आती है तो हम उसको भी बहुत आसानी से फेस कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो उनकी मिलिट्री और ज़्यादा मेंटेन्ड हो चुकी थी। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू हमने समझा कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एक इंडियन स्टेट के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हर तरह की जो पॉलिटिकल पावर है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरह का जो कंट्रोल था उस स्टेट का, वो पूरे का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पहुंच जाता है। तो ये शुरुआत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल की, जो सबसे पहले अब शुरू हो चुका था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आई होप कि सबको ये सब समझ में आ गया होगा कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर क्या था, और किस तरीके से उस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे एक पॉलिटिकल पावर के रूप में दिखाई देती है और अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर लेती है इंडिया के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और देखेंगे कि आगे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और कौन कौन से स्टेप्स लिए। क्या केवल बंगाल तक ही पॉलिटिकल पावर पा जाने के बाद उनकी जो डिमांड्स है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है, या वो आगे अभी और भी कुछ चाहते हैं? ये सब कुछ हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर किसी के पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चनिंग टाइम पे, जिस टाइम पर हमारा डाउट सॉल्विंग टाइम है, उस पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, है ना, वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। और ताकि कोई भी डाउट जो है वो तुरंत के तुरंत कल के डेट में ही, आज के डेट में ही जब वीडियो हम देख रहे हैं उसी डेट को ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे डाउट सॉल्व हो जाएं। क्लियर? तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।